Hello everyone, am I audible? Yes. हाँ बच्चे, मैंने गलती से ना 8:15 का मैसेज कर दिया था आप सबको। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? Yes, sir. ओके, स्टार्टिंग इन अ मिनट। अच्छा, हमने लास्ट कहाँ तक खत्म कंप्लीट किया है? लास्ट हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? Sir, acid bases and salts. तो नहीं लगा वाला चैप्टर? No, sir. ओके, नाउ तो आज हम करेंगे मेटल्स और मेटल्स, ठीक है? ओके, आई होप सबको दिख रही है पीडीएफ। Yes, sir. ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? एनीवन? शिवांग, आपको मेरी वॉइस आ रही है बच्चे? Yes. ओके, तो क्या होते हैं मेटल्स? एनीवन, मेटल्स क्या होते हैं? कुछ पढ़ा हो कभी? ओके, मानवी। हाँ, मतलब मेटल्स करते क्या हैं? Sir, on their atomic scale, they loses electron. ओके, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? ये गेन करते हैं, वो लूज करते हैं। नाउ वी नो दैट मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। उसको हम क्या बोलेंगे आज से? मेटालिक लस्टर। मेटल्स क्या होते हैं? दे आर जनरली हार्ड, बट दिस हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? किसी को पता है? मैलिबिलिटी। सुना हुआ है स्निग्धा? कभी देखा है, सुना हुआ है? Yes, sir. ओके, मोस्ट मेलिएबल मेटल्स कौन कौन से हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। The ability of metals to be drawn into thin wires is known as ductility. क्या बोलेंगे इसको? डक्टिलिटी। ओके, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड। A wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. See, 1 gram of gold से आप 2 किलोमीटर की लंबी वायर बना सकते हो, ठीक है? इसको हाँ बोलो। सर, जैसे कि हम कहते हैं कि डक्टिलिटी है कि हमें वायर निकल सकते हैं, तो सर हम सबको क्यों नहीं कर सकते? Because hardness varies from metal to metal. तो एक्चुअली क्या होता है, केमिस्ट्री का दूसरा नाम एक तरह से क्या है? वही, ये सुना हुआ है? केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है? एक्सेप्शन। तो मतलब जितना भी कोशिश करी उन्होंने, अर्थ क्रस्ट से जो भी निकला उसको अच्छे से उसके साथ रिएक्शंस किए, कर करके देखा, हैमरिंग कर करके देखी, फाइनली वो इस कंक्लूजन पे आए कि हार्डनेस वेरी करती है, ठीक है? बिकॉज दे आर नेचुरल। उनके अंदर जो एटम्स की बॉन्डिंग है वो दे आर नेचुरल। मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, और इसी को हम क्या बोलेंगे? मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। Metals are good conductors of heat and have high melting points. Obviously, if they are good conductors of heat, they must have high melting point. क्या ये बात रिलेट कर पा रहे हो आप 9th क्वेश्चन की आंसर से? एवरीवन?
Yes, sir. Okay, best conductors of heat are silver and मैंने शायद गोल्ड की जगह Copper. एजी लिख दिया है, सॉरी मैंने शायद गोल्ड की जगह एजी लिख दिया है, एक बार मैं ठीक कर दूं उसको। ठीक है, ओके नाउ ए सिल्वर एंड कॉपर। और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या है? लेड एंड मर्करी। The wires that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride। क्या बोलते हैं इसको? पॉली मतलब मैनी, ये तो पढ़ा है आपने पॉलिनोमियल्स में। और विनाइल क्लोराइड एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि कैसा होता है? रबड़ जैसा। क्या आपने कभी वायर्स के ऊपर इंसुलेशन कोटिंग देखी किसी ने? मतलब उसको टच किया तो किया होगा सबने, अभी भी आसपास कोई ना कोई होगी। तो वो किससे बनी होती है? पीवीसी से। पीवीसी एक बार देख लो कैसा दिखता है, वैसे तो सबको पता ही है पीवीसी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पीवीसी कैसा दिखता है। ये इसकी बनी हुई होती है। क्या सब देख पा रहे हो? पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे बेटर समझ आएगा। ये एक रबड़ लाइक मटेरियल होता है। ओके, सर यहाँ पे विनाइल का क्या मतलब है? विनाइल का मतलब होता है कि जैसे एक तो यहाँ पे वाईएल है ना, वाईएल लास्ट में, तो Yes, आगे sir. जाके ना मैं कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में ना एल्काइल ग्रुप कराऊंगा, तो लास्ट में क्या दिख रहा है? वाईएल। तो अभी याद रख सकते हो क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में ये आने वाला है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए Yes, याद रख sir. लो, आगे जाके आ जाएगा। इसकी एक फैमिली होती है जिसका नाम होता है एल्काइल फैमिली। अगर आपको वैसे देखना है तो वैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि विनाइल जो होता है उसका वो क्या होता है स्ट्रक्चर, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, पर इसको याद मत करना। ठीक है, ये पीवीसी का स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखता है। दो तो कार्बन हो गए, एक 3 एच होते हैं और एक क्लोरीन होता है, और फिर एन का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल की वो डिग्री नहीं होती थी एन, वैसा कुछ। Yes, sir. ओके, now the metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous। ठीक है ना? तो चिराग, सोनोरस का मतलब समझ आया? Yes, sir. ओके, द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। अब यहां तक तो थोड़ी बहुत मेटल्स नॉन मेटल्स हो गया। अब आता है इसका मेन पार्ट। ऑल मेटल्स एग्जिस्ट एज solids at room temperature except mercury। mercury is liquid at room temperature। अब मुझे बताओ मरकरी का यूज कहां है? Sir, thermometers. ठीक है, तो थर्मामीटर में उसको डाल दिया Yes, sir. हाँ बच्चे बोलो। सर लेकिन मर्करी थर्मामीटर में पॉइजनस नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल, कांच की कोटिंग होती है उसके ऊपर। अब क्या करेंगे? Yes, sir. जो हम इसलिए उसको कहते हैं ना, वो दबा के रखना, मतलब आप उसको टंग से नहीं, टंग से टच होना चाहिए, वो खाना नहीं है उसको। बोलते होंगे शायद, कई बार आपने करवाया हो तो। इसलिए अब कैसे आ गए? अब ना वो वाले आ गए जो आपके शोल्डर के अंदर रख के, आर्म पिट में रख के करे जाते हैं, डिजिटल। Okay. या फिर अब तो वैसे भी डिजिटल आ गए, पहले था। Okay, sir. Metals have high melting points, but gallium and cesium have very low melting points। तो आगे जाके ना एक चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो इन्होंने काट दिया, आई डोंट नो क्यों कट कर दिया, बट उसमें उसमें बेटर समझ आता है कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है और ये सब, पर मैं कराऊंगा बच्चे। तो अभी के लिए आप याद रख सकते हो गैलियम एंड सीजियम। These two metals will melt if you keep them on your palm। तो आपको दिखा दूं गैलियम सीजियम कैसे दिखते हैं, एक बार देख लो। Yes, sir.
तो यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट हमारी बॉडी हाँ टेम्परेचर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, गैलियम सीजियम। सी, हाथ पे रखोगे और वो हीट आपके पाम से लेंगे एंड दे मेल्ट। ओके, अच्छा ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं वो भी देख लो, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी एक चैप्टर भी तो काट दिया, पता नहीं क्यों काट दिया, वाला चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग था, आपको मैं कराऊंगा लेकिन जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैं ओपन कर रखा है, सर्च करो कहाँ मिलेंगे गैलियम सीजियम। 31st पे, एंड सीजियम ढूंढो, CS सर 55। 55 पे दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, इस यहाँ पे टेबल में है। और अगर आप ऊपर एक वो पढ़ो, जो कलर्स ऊपर दिए, इंडेक्स जो दिया हुआ है, तो उसमें सीजियम किस कैटेगरी में आ रहा है? एल्कलाइन, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स में आ रहा है ना। नहीं, डार्क ऑरेंज नहीं, लाइट ऑरेंज देखना एक बार, लाइट। ठीक है, और गैलियम किस में आ रहा है? पिंक में देखो, अदर मेटल्स। ठीक है ना। तो अगर आपका मन कर रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी करने का, तो एक बार सिलेबस हो जाए पूरा आपका, फिर उसके बाद मैं ये भी करा दूंगा, जिसको भी साइंस लेनी है आगे जाके। अब CBSE तो चैप्टर काटते चली जा रही है, पता नहीं क्यों इतना सिलेबस कम कर दिया है। अब देखो ना, अगर सिलेबस कम होगा, ठीक है, अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स को कि सिलेबस कम हो रहा है, बट जब वो 11th में जाते हैं ना, तब उनको जो पढ़ने को मिलता है, तो वो ये सोचते हैं कि क्यों मैंने 9th 10th में मतलब टाइम इतना वेस्ट किया बेफालतू में, उससे बढ़िया तो मैं जो डिलीटेड सिलेबस था वो भी पढ़ लेता। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आप अगर 11th में साइंस लेना भी चाहते हो तो आपको एटलीस्ट नॉलेज होगा टॉपिक की बस। Now, iodine is a non-metal, but it is lustrous. Although non-metals lustrous नहीं होते, but iodine एक ऐसा है। Carbon is a non-metal that exists in different forms. In different forms का दूसरा नाम क्या है? Allotropy. क्या बोलोगे? Allotropy. ठीक है, और इसके एलोट्रोपी के जो फॉर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स। जैसे कार्बन की आपने सुना होगा शायद कभी, आई डोंट नो कितने बच्चों ने सुना हुआ है आप में से, डायमंड सुना है कार्बन की फॉर्म, ग्रेफाइट सुना है? यस सर। सो यहाँ पे देखो, डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना, डायमंड मेटल और नॉन मेटल नहीं है, वो एक एलोट्रोप है। एलोट्रोप की अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूं। क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। ईच ऑफ टू और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। ठीक है सर बट वो है तो वही कार्बन, मतलब हाँ। कार्बन से ही बना है। बिल्कुल, आपको याद है मैंने एक बार मानवी आपको वो दिखाया था, एक वो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे, जब आपने पूछा भी था लेयरी स्ट्रक्चर कैसे होता है। यस सर। हाँ, वो यही है, वो भी चैप्टर नंबर 4 में है। कार्बन के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा बच्चे, अभी थोड़ा थोड़ा याद कर लो बस। ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब आ गए आपके एल्कली मेटल्स। एल्कली याद है किसी को? अभी खत्म हुआ है वो एल्कली, soluble basis. soluble bases, very nice, soluble bases. So lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife. एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनमें से जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, वो इतने हल्के, इतने सॉफ्ट है, वो नाइफ से भी कट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली
ये लो डेंसिटी की होगी इनकी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ज्यादा वॉल्यूम में कम मास है या कम मास में ज्यादा मास में कम वॉल्यूम है, अगर लो वर्ड लिखा हुआ है तो? ज्यादा वॉल्यूम में कम मास है। ज्यादा वॉल्यूम में कम मास है, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब लो डेंसिटी है तो मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, और लो मेल्टिंग पॉइंट भी है। अब ये तो सबको याद होगा, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस, याद आ रहा है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता था? नॉन मेटेलिक। एसिडिक ऑक्साइड। वेरी नाइस। एंड अगर इसको हम वाटर में डाल दे तो एक क्या प्रोड्यूस करेंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स। और मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स दे गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा, अब ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी ने सुना है कि एल्यूमिनियम के डोर्स बनवाए जाते हैं, या विंडोज में एल्यूमिनियम यूज होता है? तो भी सुना हुआ है एल्यूमिनियम डोर्स और ये सब। एयरप्लेन में यूज। यस, वेरी नाइस। एरोप्लेन में भी यूज होता है। तो एल्यूमिनियम ऐसा क्या है? इसकी करोजन इसकी हेल्प करती है। सी कितनी अजीब सी बात है कि सर करोजन हेल्प करती है। तो इस करोजन को आज से हम बोलेंगे एनोडाइजिंग। क्या बोलेंगे? एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम की करोजन कभी नहीं होती, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, इसलिए वो यूज होता है। प्रोटेक्टिव लेयर किसकी आती है? यहां पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी एल्यूमिनियम को अगर ऑक्सीजन के साथ इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए तो वो Al2O3 बना लेता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा बच्चे, सबको क्लियर हो रहा है? चिराग, मानवी, शिवांग, स्निग्धा। यस सर। ओके। मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या दोनों मेटल के ऑक्साइड हैं? यस सर। लेकिन देखो इनका बिहेवियर, देखो क्या करते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक भी बिहेव करें और बेसिक भी बिहेव करें, उनको क्या बोलेंगे आज से? एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लेकिन हमने किस किस का याद रखना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एंड जिंक ऑक्साइड का। अब इनके रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और HCl क्या है? एसिड। ओके। तो आपको क्या लग रहा है, अगर एक सॉल्ट बनी है जो यहाँ लिखी हुई है और एक वाटर भी बना है, सो व्हाट डू यू थिंक Al2O3 कैसा बिहेव कर रहा है? बेस। बेस। और नीचे वाले रिएक्शन में जो सेकंड रिएक्शन है उसमें NaOH बेस है, और ये एक सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। जैसे सोडियम जिंकेट था ना, जिंकेट याद आ रहा है सबको, जिंकेट, वैसे ही क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो Al2O3 यहां पे क्या एक्ट कर रहा है? एसिड। तो Al2O3 कैसा रिएक्शन हुआ, मतलब Al2O3 कैसा ऑक्साइड हुआ? एसिडिक। नहीं 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 नहीं, सुनो 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 शिवांग, यहाँ पे वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और एसिड के साथ भी। तो मैं कह रहा हूँ Al2O3 कैसा हुआ ऑक्साइड? एम्फोटेरिक। मेरी बात समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? या एक बार रिपीट, हाँ मानवी बोलो। सर ये मुझे डाउट है, जैसे कि हमने Al2O3 ऐसे डाला, वो सर ऐसे कैसे कि वो एक कभी H+ आयंस क्रिएट कर रही है, कभी OH-, क्योंकि सर जब हम कहते हैं बेस है तो हम कहते हैं OH- आयंस क्रिएट कर रही है, और जब एसिड है तो H+। हाँ एक्चुअली देखो, उसकी करोजन तो हो नहीं रही Al2O3 की, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखा हुआ है उसने।
यस सर। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, Al2O3 सिर्फ क्या कर रहा है, वो जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ठीक है, तो वो मतलब एल्यूमिनियम जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। यस सर, डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, और सेकंड वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चे, अगर आप इसको एसिड बेस की तरह से ना देखो, नॉर्मली इसको केमिकल रिएक्शन की तरह से देखो, तो Al2O3 और NaOH, NaOH बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत टॉप रिएक्टिव पे है, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एनोडाइजिंग की वजह से प्रोटेक्टिव है, तो Na ना इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो वो आपस में जुड़ के जो बना रहे हैं वो सॉल्ट बन रही है। जब उसका सर तो पीएच फर्स्ट में कैसे हो गया? फर्स्ट में पता है इसलिए हो गया कि हाइड्रोजन बहुत लो रिएक्टिव है। अब एल्यूमिनियम को क्लोरीन के पास मतलब एल्यूमिनियम तो बहुत ज्यादा चार्ज वो है, तो एल्यूमिनियम एक्चुअली रिएक्ट जो है ना HCl के साथ डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है H के साथ, मतलब Al2O3 एक नॉर्मल वो हो गया, क्या कहते हैं सब वो कंपाउंड, ठीक है ना। अब वैसे तो एल्यूमिनियम उसमें प्रोटेक्टिव है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। वो जो Al2O3 का एल्यूमिनियम है टॉप वाला, अंदर जो है उसके वो नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक एल्यूमिनियम का डोर है, एल्यूमिनियम के डोर पे जो टॉप लेयर होगी वो एल्यूमिनियम की नहीं होगी, वो किसकी होगी, Al2O3 की। यस सर। ठीक है ना। अब सेकंड रिएक्शन में वो Al2O3 प्रोटेक्टिव वाला जो टॉप वाला है वो क्या कर रहा है, वो उसके साथ भी जुड़ा हुआ है O3 के साथ, और NaOH भी आ रहा है, Na को भी रिएक्टिव है, तो वो सारे आपस में जुड़ गए। आया समझ, या वो करके दिखाऊं? यस सर। जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं वो आ गए, तो एक बार इसको रीड करना चिराग, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है दोनों, Na2O plus H2O gives 2NaOH and K2O plus H2O gives 2K. तो आप बता मुझे ये कैसा ऑक्साइड है, Sodium. ये बेसिक है या एम्फोटेरिक है? सब बेसिक है। गुड, क्योंकि एम्फोटेरिक सिर्फ कौन से याद करने हैं आपको, एल्यूमिनियम और Aluminum oxide and zinc oxide. अब अगर आप नोटिस करो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो क्या होगा, सिंपल, मतलब अगर मैं जैसे NaOH को इसमें डालता हूं H2O में, तो क्या होता है, Na प्लस और OH माइनस आयंस बन जाती हैं, Yes sir. ठीक है, यस सर। है ना। अब ना मैं चाह रहा हूं कि NaOH मुझे वापस चाहिए, NaOH मुझे वापस मतलब चाहिए, मतलब ये कैसे बनता है NaOH, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सोडियम ऑक्साइड को किसमें डाल दिया, वाटर में, ठीक है। अब ये सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है, इसका पीछे वाला रिएक्शन क्या है, Na प्लस O2। क्या आपको ये पूरे रिएक्शन की चेन समझ आ रही है? बताओ। यस सर। नाउ इसी को आज से हम क्या बोलेंगे, एल्कली। So metal oxides are dissolved in water to form alkalis. Alkalis का मतलब soluble bases. All metals do not react with oxygen at the same rate. तो कोई बता सकता है इसका मतलब? सर आई थिंक सो कि सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ इतने रेडिली रिएक्ट नहीं करते। सेम रेट का मतलब क्या है? So same speed से नहीं react. सेम स्पीड से, गुड,
मतलब टाइम लगता है, सेम स्पीड नहीं हो सकती। दूसरी बात, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। लेट्स चेक इट। कैसे? Metals such as sodium and potassium react so vigorously with water then that they can catch fire if kept in open. ठीक है, तो ये मैं चीज आपको दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। नॉर्मल बस एक मैं इमेज ही दिखा रहा हूं, ठीक है। मतलब आप नोटिस करो कि सोडियम को भी रखा ही था और वो जल गया। अब ये रिएक्शन ना हम घर में नहीं कर सकते या कहीं पर नहीं कर सकते, लैब वगैरह में, ठीक है ना। बहुत कम सोडियम हमें ध्यान रखना है कि लेना पड़ेगा, सो इसको ट्राई मत करना, ठीक है। ओके, लेकिन ना अच्छा, आप में से कौन कौन नहीं आया था मेरी एक्टिविटी क्लास में? चिराग और मानवी नहीं थे ना उस दिन? इस संडे को आप आओगे बच्चे? मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स दिखाए हैं एसिड बेस के, कोशिश Yes, करके sir. देख लेना बच्चे, अगर आ सकते हो तो। यस सर, इस संडे आ सकते। तो मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा। मैंने उस दिन एसिड बेसिस के इंडिकेटर्स वगैरह दिखाए थे, कलर वगैरह चेंज किए थे हमने। ओके, पोटेशियम एंड सोडियम आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों डाला गया? क्योंकि आपको पता है कि केरोसिन जो है वो एयर को आने नहीं देता, तो पोटेशियम और सोडियम यहां पड़े हुए हैं, तो वो कभी इसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे। टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब Normal temperature, room temperature. हाँ, रूम टेम्परेचर प्लस थोड़ा सा ऊपर। द सर्फेसिस ऑफ मेटल, याद रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे ना मेटल्स लिख देते हैं कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट हो जाता है, नहीं, उसकी सरफेस रिएक्ट करती है। इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाता होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। याद है आपको इसका रिएक्शन सबसे इजी वाला कौन सा रिएक्शन था? सबसे पहला रिएक्शन केमिस्ट्री में, Mg plus O2, M2MgO. देखो उसको कहाँ यूज किया है इन्होंने। तो यानी ये सरफेस जो होगी इसकी, वो MgO बना लेगी, व्हाइट पाउडर, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्टिव लेयर किसमें थी अभी हमने पढ़ा था? Al2O3. प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, खराब होने से बचाती है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े आयरन के, बर्न विगलसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। कैन यू गेस हाउ? ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ बच्चे बोलो। सर क्योंकि जब अगर बड़ा हमारे पास आयरन का वो है तो फिर वो हीट को कंडक्ट करता रहेगा, बट अगर हमारे पास छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स है तो वो कुछ ही पॉइंट तक हीट को कंडक्ट कर पाएंगे और उसकी वजह से फिर वो बर्न हो जाएंगे जब वो ज्यादा हीट वेरी कंडक्ट नाइस नहीं कर आंसर, पाएंगे। वेरी नाइस, ठीक है। तो सबको समझ आया जो इसने बोला या नहीं? हीट में जो आयरन के एटम्स होंगे वो तो पास पास होंगे, वो हीट को ट्रांसफर कर देंगे एक दूसरे के पास, लेकिन वही चीज अगर टुकड़ों में हो उसके, तो वो पास किसको करेंगे? खुद ही जलना पड़ेगा उनको। शिवांग समझ आई वाली बात? स्निग्धा, चिराग, यस सर। या रिपीट करूं मैं? नहीं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो एक दूसरे को पास थोड़ी कर सकते हैं, फिर तो उनको खुद ही जलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एटम्स मतलब उसके फॉर्म में होंगे, आयरन के मेटल की फॉर्म में, तो वो हीट को कंडक्ट कर देंगे। कॉपर डज नॉट, कह सकते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है जब यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैच कर लिया।
Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. ये वाला रिएक्शन याद है केमिस्ट्री का? याद आ रहा है कुछ या नहीं? Okay. Now, silver and gold do not react with oxygen even at high temperatures. कितना भी ऑक्सीजन आ जाए, कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए, ये दोनों बिल्कुल कोई भी रिएक्शन नहीं शो करते. ठीक है. सिमिलरली एटॉमिक नंबर्स क्या है? इनके एटॉमिक नंबर्स देखने हैं आपको, एक सेकेंड. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वैसे वैसे मैं कराता हूं, लेकिन इतना इन्होंने क्या कर रखा है 10th क्लास में कि 1 to 20 करते हैं बस वो. ठीक है ना. सिल्वर और गोल्ड देख लो, 47 दिख रहे हैं और 79. यस सर. ओके. Metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. Metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. ये तो हमने पढ़ा था अभी, याद है? Na plus H2O हमने पढ़ा था, लेकिन Na2O plus H2O तो देखो कैसे होता है. जब मेटल को वाटर में डाला तो क्या बना? Na2O plus H2. ठीक है. अब H2 तो निकल गई, ठीक है ना. मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इट इन द फॉर्म इनटू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है ना. अब क्या हुआ? ये वही रिएक्शन आ गया. पहले तो मेटल ऑक्साइड, मेटल को वाटर में डाला तो मेटल ऑक्साइड बन गया. अब इस वाले को फिर दोबारा वाटर में डाल दिया तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगी और क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड. ये रिएक्शन याद आ रहा है? अभी पीछे पड़ा था. तो हम ना धीरे धीरे पता क्या पढ़ रहे हैं कि मेटल्स, सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है. ओके. यस सर. सर जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन क्रिएट करते हैं, और जब ऑक्सीजन के साथ सिर्फ ऑक्साइड ऑक्साइड बनाता है. तो आपको ये समझ आ गया है ऑक्साइड वर्ड कहां से आ रहा है और हाइड्रोक्साइड वर्ड कहां से आ रहा है. हाइड्रोक्साइड समझ आ रहा है? ओके. शिवांग एक बार ये रीड करना बच्चे, ये दोनों बहुत इजी हैं. 2K solid plus 2H2O liquid gives 2KOH aqueous plus H2O gas plus heat energy. हाँ, मतलब पोटेशियम वाटर के साथ इतना विग्रसली रिएक्ट करता है, ठीक है ना, कि वो क्या क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस भी निकालता है और हीट एनर्जी भी निकालता है. अब देखो इसका आंसर पढ़ते हैं. मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर. इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक that the evolved hydrogen immediately catches fire. मतलब इतना रिएक्शन वायलेंट है. वायलेंट मतलब कि बड़ी तेजी से रिएक्शन हो रहा हो, जैसे लड़ रहे हो जैसे एक दूसरे से. इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर. तो कोल्ड वाटर, अब जानबूझ के कोल्ड वाटर लेना पड़ेगा ना, अगर हॉट लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर तो हीट. तो कोल्ड वाटर में जैसे ही पोटेशियम को डाला गया तो उसने क्या किया? देखो ऊपर रिएक्शन, उसने क्या बना लिया? KOH बना लिया बहुत जल्दी से, और हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी निकाल दी. लेकिन जब कैल्शियम को करा गया तो वो उसने क्या किया? कैल्शियम ने क्या किया? हीट एनर्जी नहीं निकाली. हीट एनर्जी नहीं निकाली. ठीक है. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो एटॉमिक लेवल पे? एनीवन? कोई एटॉमिक लेवल पे समझ पा रहे हैं क्या हो रहा होगा ऐसा एटॉमिक लेवल पे कि कैल्शियम हीट एनर्जी नहीं निकाल रहा? मतलब इस, अगर आप नीचे ध्यान से पढ़ो तो लिखा हुआ है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, और यहां लिखा हुआ है सो वायलेंट.
सर मतलब जैसे कि पोटेशियम जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो बहुत जल्दी बॉन्ड्स बन रहे होंगे और टूट रहे होंगे, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही है और वो एक बिल्कुल। दूसरे के साथ कर रहे हैं। बस मुझे यही पूछना था, वर्ड बॉन्ड। तो कैल्शियम थोड़ा, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा था, हर कोई सेम रेट से तो कर नहीं रहा, हर मेटल सेम रेट से तो कर नहीं रहा, सबके अलग अलग रेट्स हैं। तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, तो कैल्शियम का रेट थोड़ा कम है। इससे भी नीचे वाले आ रहे हैं अभी। अब देखो, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो कैल्शियम क्या करेगा, वाटर में डालते ही फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स उसे चिपक जाएंगे, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिवली चार्ज है। प्लस दूसरी बात क्या है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स उसको ऊपर ऊपर ले आएंगे, टॉप सरफेस पे, वाटर के टॉप पे ले आएंगे। तो इसका मतलब हीट इवॉल्व इन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब देखो एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म magnesium hydroxide and hydrogen. It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कुछ, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। कैल्शियम, मैं वही टाइप कर रहा हूं, सॉरी, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ध्यान से देखना। मैं कुछ देखता हूँ, अगर कोई रिएक्शन मिल गया तो। ऐसा कुछ समझ लो, ये बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस से चिपक जाते हैं, तो वो बीच में फ्लोट करता है जैसे। इससे समझ आ रहा है? तो याद रहेगा या नहीं? क्लियर? अच्छा, यस मानवी। सर जो K प्लस H2 वाली रिएक्शन में QH मतलब कि ऑक्साइड क्यों नहीं प्रोड्यूस होगा? जैसे पीछे हमने पढ़ा था मेटल प्लस वाटर, तो ऑक्साइड्स प्लस मेटल ऑक्साइड